हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के इतिहास की हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक मैं बात करूँ तो हमने पूरा आदिकाल ख़त्म कर लिया है। भक्ति काल, रीति काल हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ और इसके बाद देखा जाए तो आधुनिक काल का मैंने अब भारतेंदु युग, द्विवेदी युग कंप्लीट कर दिया और अभी हम छायावाद की तरफ चल रहे हैं। तो ये सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको मेरी सभी वीडियोस सिस्टमैटिक वे में मिलेगी तभी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अभी मैं बात करूं तो ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो मैं बता देती हूँ। बीपीएससी जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी ये आपका टीआरई जो भी टीआरई हो, ठीक है, जो भी टीआरई हो वहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँ तो बिहार एस्टेट जो है, बिहार एस्टेट में आपका ये पूछा जाएगा DSSB। अभी ये रिसेंट में आपके एग्ज़ाम है, ये 3 एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा EMRS में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करूँ NVS और KVS, ये सब में आपको ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जो भी क्वेश्चंस हैं सबके सिलेबस वाइज आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊँगी। जो भी अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट, इसलिए अभी मैं पहले हिंदी साहित्य के एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में लेके आना चाहती थी, तो इसको लेके मैं कवर करूँगी अभी पहले, सबसे पहले। इसके बाद मैं एक एक एग्ज़ाम को टारगेट करती हुई चलूँगी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं सिलेबस वाइज, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिलेबस वाइज आपको सभी चीज़ें कवर करवाऊँगी। इसके अलावा अगर हिंदी साहित्य के अलावा देखा जाए तो जीके और जीएस भी आपका कवर करवाया जा रहा है। आधुनिक काल का अभी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो पूरे टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट पे, एक एक टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ें करेंगे, सिस्टमैटिक वे में, स्मार्ट वे में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरा जो प्लान है वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे 265 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, आधुनिक काल में, और आज हमारा 266वां क्वेश्चन है। तो बेहतर तैयारी कीजिए। पसंद आ रहा है, अगर मेरी मेहनत आपको सफल लग रही है तो आप, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप जॉब ले लेंगे। तो ज़रूर बताइएगा, आपका जॉब होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। और लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका शेयर करना मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन भरा रहेगा और मैं दुगनी मेहनत और जोश के साथ काम कर पाऊँगी आपके साथ और तैयारी बेहतर करवा पाऊँगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी बात हमने कर लिया है। मैं उनका आदर से कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, ये देखिए एक दिनकर की पंक्ति है, ठीक है, और ये किससे ली गई है ये हमें बताना है। तो पहले हम पंक्ति को पढ़ लेते हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह पंक्ति बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पंक्ति है और ये जो ली गई है ये रश्मि रथी से ली गई है, ठीक है। और रश्मि रथी किसकी है, तो दिनकर की है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। दिनकर की रचना है रश्मि रथी, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो दिनकर जी की एक और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1972 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनकी एक और रचना है कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसे आधुनिक युग की गीता के नाम से भी हम जानते हैं। रश्मि रथी की बात की जाए तो रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। इतनी बातें आपको क्लियर रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है। तो हमने इनकी रचनाओं को देखा है। उर्वशी इन्हीं की रचना है, हुंकार भी इन्हीं की रचना है और रेणुका भी इन्हीं की रचना है। तो कौन सी, जयदत्त वध यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। जयदत्त वध किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह एक तरह का खंड काव्य है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये एक तरह का खंड काव्य है और 1910 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए जिससे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिनकर का काव्य ये नहीं है, किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, जयदत्त वध, और हरिगीतिका छंद में ये रचित है। कई बार यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयदत्त वध जो है वो किस छंद में लिखा गया है, तो हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। और मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर दिनकर की रचनाओं की मैं बात करूँ तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ये सब ग्रंथ किसकी है, तो दिनकर जी की है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, और किसने दी है, तो गांधी ने दी है। ये भी आपको साथ साथ याद में रखना है। मैं सभी चीज़ें आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। डिप्टी राष्ट्रपति कहा जाता है, जैसे कि हमारा सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है, जैसे हमारा और भी पद होते हैं ना, उसी तरह से देखिए राष्ट्र कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि यहाँ पे कहा गया है। तो डिप्टी राष्ट्र कवि किसके कहते हैं, दिनकर को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कर्ण के जीवन पर आधारित है रश्मि रथी, ठीक है। रश्मि रथी यहाँ पे हमने देख लिया। इसके अलावा अगर इनकी मैं कुछ और बात करूँ तो रश्मि रथी कर्ण पर आधारित है, यह दिनकर का खंड काव्य है, ध्यान में रखेंगे। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है, तो दोनों तरह की कविताएं जो हैं दिनकर ने लिखी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। वीवीआई पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना है। आप चाहे तो टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं हर एक चीज़ की एक्सप्लेन करती हूँ आपको इसी वजह से, ताकि आपका एक अच्छा नोट्स बन सके, ठीक है। तो ये सब आपके रचना देख लीजिए, हुंकार, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, ये सब रचना किसकी है, तो दिनकर की है, ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है। ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी देखा था, तो कुरुक्षेत्र यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है, और उर्वशी उनका दूसरा प्रबंध काव्य है। उर्वशी क्या है, उर्वशी जो है ये दूसरा सेकंड नंबर पे प्रबंध काव्य है इनका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो उर्वशी एक तरह का गीति नाट्य है, ये भी ध्यान रखेंगे, गीति नाट्य है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध गीत विजयी तिरंगा, ये बहुत ही आपका जीके में पूछने वाला क्वेश्चन है वैसे तो। खैर यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक धारणा से भी संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये जो गीत है, तो ये गीत किस कवि के द्वारा गाया गया है, तो श्याम लाल पार्षद यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसे जो है हम झंडा गीत कहते हैं। झंडा गीत जो है वो श्याम लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और ये पहली बार कब गाया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका जीके में पूछा जाता है। तो कब गाया गया था, 1925 में कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कानपुर अधिवेशन में आपका झंडा गीत गाया गया था, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं जीके में पहुंच गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इसको भी मैं कवर करवाऊंगी आपको, तो मेरे साथ वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 2 से 3 टॉपिक्स अभी हमने कवर किए हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी पूछा जाता है। दो राह समय के रथ का घरनर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बहुत ही फेमस है, दिनकर जी की है। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, झांसी की रानी कविता, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में क्लास 6 में लगा हुआ चैप्टर है, बहुत ही अच्छी कविता, आप इसको ज़रूर पढ़ के देखिएगा एक बार। नवीन किस कवि का उपनाम है, देखिए उपनाम से संबंधित मैंने आपको एक पूरा वीडियो मैं लेके आई हूँ, जिसको पूरा एक टेबल की तरह एक पीडीएफ में मैंने आपको समझाया है। सारे उपनाम आप जाके देख सकते हैं, चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई गई है, सारे उपनाम वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नवीन जो है किसने है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हम इनका नाम जानते हैं। और यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है।
आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कि कौन सा समय कौन सा यहाँ पे किसका है। देखिए प्रकाशन वर्ष यहाँ पे क्रम के अनुसार आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। जो अभी का पैटर्न आप एग्ज़ाम का देखेंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो हमने देखा EMRS का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा सुमेलित और क्रम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। झारखंड पीजीटी का क्वेश्चन भी इधर मैंने देखा, वो सब एग्ज़ाम में आपको ये जो भी पैटर्न देखने को मिल रहा है तो क्रम से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रसवंती की, तो रसवंती आपका 1940 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे बात की जाए अगर कुरुक्षेत्र की तो 1946। रश्मि रथी की बात करें तो 1952 और उर्वशी की बात करें तो 1961। ये इसका पूरा प्रकाशन वर्ष है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है हमें, तो इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, तो कुरुक्षेत्र का महाभारत से ही लिया गया है, ये तो सही है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है? नहीं, ये गांधीवादी से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, बिल्कुल सही। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विषय विशद एवं गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल भी इनका कोई लेना देना नहीं था। यह एक तरह का देखा जाए कुरुक्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक चेतना पर आधारित था। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य माना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक प्रबंध काव्य है, भारत महाभारत से लिया गया है। 7 सर्ग हैं और इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद और युद्ध शांति विषयक गंभीर चिंतन का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये रही कुरुक्षेत्र की कुल विशेषताएं अगर मैं बात करूँ। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि की वो कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो रश्मि की अभी अभी हमने देखा कहाँ से ली गई है। तो अब तो ये क्वेश्चन हर कोई कर देगा, बहुत ही आसान है। तो किसका हो जाएगा ये? महाभारत। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाभारत से ली गई है, अभी अभी हमने देखा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब। तो ये जो पंक्ति है ये कामायनी से ली गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें आपका पूछा जाता है कि ये किस पंक्ति मतलब किस रचना से लिया गया है। तो यहाँ पे ये तो बता दिया गया है, पर पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है ये कौन से सर्ग से ली गई है और ये किसका कथन है, मतलब क्या है ये। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर दिया गया है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर दिया गया है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला वह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब। तो ये जो पंक्ति है ये आपका कामायनी से ली गई है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कामायनी जो है 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। चलते हैं आगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति मैंने आपको इससे पहले भी करवाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल कौन मचाते हैं? तो बाल मचाते हैं। कौन मचाते हैं? तो बाल मचाते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप किसी भी तरह से, मैंने जस्ट आपको हेल्प किया है कि आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। बच्चे बोलते हैं कि कुछ ऐसी गाना सुना दो, ऐसे कोई तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए। तो उथल पुथल कौन मचा देता है? बाल मचा देते हैं, बच्चे मचा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ पंक्ति दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। वाह वाह, क्या बात है। तो ये किसका है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ठीक है, आगे देखो। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ।
तो ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम अगर देखें तो तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वीणा में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है और ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि भी हम कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा प्रकृति, लहर, गंगा स्नान की बात की जा रही है, तो हम थोड़ा बहुत इसको याद रखने के लिए हिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक और है, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो इस तरह से ये पंक्तियां भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए DSSB TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा विधान गलत है? अब हमें उनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में जानना है। तो जानते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। स्वर लय की प्रधानता है, स्वर लय की प्रधानता है, बिल्कुल। उनकी भाषाओं में आपको ओजपूर्ण दिखाई देगा, ये भी बिल्कुल सही है। सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं, कबीर करते थे सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, तो ये भी आप मान सकते हैं, भाषा संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते थे। वो कौन करते थे? तो कबीर करते थे। यहाँ पे इनके बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, सरदुकड़ी भाषा का प्रयोग है। इनकी भाषा में सर्वथा असंगत विकल्प कौन सा है? तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, ठीक है। बाकी के 3 आपके संगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। तो ये जो शब्द आपको दिख गया ना, बया भयंकर सा शब्द है, बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा किसके अंदर है? निराला जी के अंदर है। और ये कहा किसने है? तो शुक्ल ने कहा है। इतनी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। और निराला अकुंठ और व्यस्क श्रृंगार दृष्टि एवं तृप्ति के कवि हैं। निराला किसके कवि हैं? अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली, 1916 ईस्वी में ये इनकी पहली कविता है, जिसे छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका होती है उनकी, उसमें छापने से वो मना कर देते हैं। जूही की कली, है ना, उन्हें अच्छी नहीं लगती है, ये बहुत ज़्यादा ही मुक्तक शैली में लिखी हुई होती है कविताएं, ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता ये कविता और वो अपनी पुस्तक में नहीं छापते हैं। तो एक बात और इसमें अब मुझे याद आ गई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका है उसमें उन्होंने संपादन किया है। ये क्वेश्चन आपका हजारों बार पूछा जाता है। तो 1903 से 1920 तक इनमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन किया है, इन्होंने संपादन किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है कामायनी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, इसके प्रति कही गई उक्ति है, या किसके प्रति कहा गया है? तो इस तरह से जो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये किसके लिए होगा? हीरोइन के लिए होगा यहाँ पे, है ना। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी तो बात है। और यहाँ पे देखिए आपको एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि कामायनी में 15 सर्ग हैं। बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिल्कुल खोस लीजिए, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे सर्ग हैं, यहाँ से देखिए आपका क्रम वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम गलत है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसके बाद कौन सा आता है। तो चिंता सबसे पहला सर्ग है, ये भी ध्यान रखिए। और सबसे अंतिम है आनंद। पूरा एक बार देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग इसमें है। कामायनी में मुख्य रूप से अगर रस पूछा जाए तो शांत रस का भाव देखने में समझ में आता है कि कामायनी में किस प्रकार के रस है, तो शांत रस है। इतनी बात क्लियर है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें, तो इसमें समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन है। दर्शन अगर पूछा जाए तो समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र की बात की जाए तो मनु, श्रद्धा,
इड़ा और कुमार, ये 4 इसमें देखे जाते हैं। प्रसाद की अन्य रचना की बात की जाए तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, ये सब जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। पूरा हम यहाँ पे आपका एक तरह से देखा जाए तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्वेश्चंस का, है ना। हर एक चीज़ हम देखेंगे, बार बार देखेंगे ताकि हमें वो याद हो जाए। हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, अच्छे से इसको याद भी करना है। चलते हैं यहाँ पे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके जो तैयारी है वो किस लेवल में अभी चल रही है और कितना इसमें करने की ज़रूरत है और किस तरह के क्वेश्चंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देखूँ तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले रहे हैं ना तो समझिए आपका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और नहीं भी होगा तो हम कर लेंगे लेवल अच्छा, क्या बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा गद्य गीत है। भग्नदूत, मौलिक, मौक्तिकमाल, हिमहास या अंतराग्नि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हिमहास, ठीक है। हिमहास जो है गद्य रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। भग्नदूत और चिंता किसकी है, तो अज्ञेय की गद्य गीत है। और मौक्तिकमाल, सबनम सारदिया, ये किसकी है, दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। गद्य गीत देखिए काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके अगर हार्ड करने हो तो बनाए जा सकते हैं, है ना। तो राम कुमार वर्मा के कौन से हैं गद्य गीत, हिमहास। भग्नदूत और चिंता किसके हैं, अज्ञेय के हैं। और मौक्तिकमाल, सबनम और शारदिया, ये किसके हैं, दिनेश नंदिनी डामिया की रचना है गद्य गीत। आगे चलते हैं, आगे हमारा देखिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। इसको तो आप ऐसे ही बता दीजिए, बता सकते हैं क्या, बताइए, क्योंकि मैंने ये आपको बता दिया है पहले ही। तो कौन सा हो जाएगा, चित्राधार हो जाएगा, है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी चित्राधार, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किसमें है, चित्राधार में है। और प्रकाशकृत प्रेम पथिक है, ये प्रेम पथिक ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है 1909 में। 1909 में अगर मैं बात करूँ महाराणा प्रताप, ये भी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। और करुणालय भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया बस वही सब कहा गया है इसमें। आगे चलते, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अब आ रहा होगा। देखिए इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जितनी बार भी आपकी परीक्षाओं में आया है सभी यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कोई भी एक मैं अपने से लेके नहीं आई हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया है। तो बाकी जितने हैं, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय, ये तीनों ही आपके इसके अंदर आते हैं। पंचवटी प्रसंग की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका फिर से घुमा के पूछ दिया है। पंचवटी प्रसंग की बात की जा रही है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा निराला, ठीक है। प्रसंग कैसा है, निराला है। प्रसंग हमेशा कैसा होता है, निराला ही होता है। और ऐसे में बात करूँ पंचवटी किसकी है, सिर्फ पंचवटी पूछ लेगा तब मैथिली शरण गुप्त की है। ध्यान रखेंगे, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, पंचवटी प्रसंग जो निराला की रचना है, यह निरालाकृत परिमल में संग्रहित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कीजिए। तो पंचवटी प्रसंग किसमें संग्रहित है, परिमल में। और पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। अगर निराला की अन्य कृतियों की बात की जाए तो परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज, ये सब किसकी है, निराला की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी 1925 ईस्वी में रचित है पंचवटी। अगर पंचवटी प्रसंग पूछेगा तब निराला डालेंगे, और सिर्फ पंचवटी पूछेगा तब मैथिली शरण गुप्त। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाराम शरण गुप्त की आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है। तो किसके, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। तो ये भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार इसको करवा दिया है। आगे चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट।
निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है। कविता यहाँ पे आपको दे दिया गया है और उसकी पंक्ति आपको दे दी गई है, बताना है। देख लेते हैं क्या है। यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह जो पंक्ति है यह किसकी है, किस कविता से ली गई है, यही हमें बताना है इसमें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम की शक्ति पूजा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। राम की शक्ति पूजा की अगर मैं प्रकाशन बात करूँ तो 1936 इनका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। और ये किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैं इसमें एक बात और इसमें जोड़ देती हूँ, अनामिका में इसका संग्रहित है। ठीक है, अनामिका में संग्रहित है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कुछ बात जो है निराला के बारे में कही गई है। देखिए ये भी आपको बताया गया है ना, जो भी मैंने आपको बताया, अनामिका में ये संस्करण किया गया है। कौन सा, राम की शक्ति पूजा। और निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। राम की शक्ति पूजा जो है कहाँ से ली गई है, तो कृतिवास रामायण से ली गई है, बांग्ला में लिखा गया है कृतिवास, और कृतिवासी ने ही लिखा है इसको। ठीक है, कृतिवासी ने लिखा। ये जब हम भक्ति काल आपको करवा रहे थे ना, तो ये सारा क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको करवाया है, तो बिल्कुल आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा मिला, तो शेक्सपियरिया पुरस्कार उन्हें मिलता है। और यहीं पे मैं बात करूं तो इनको यामा के लिए भी पुरस्कार मिलता है। और कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1952 में, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। सप्तसरना 1960 ईस्वी, ऋग्वेद के मंत्रों का इसमें संकलन है। ठीक है, आगे चलते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, तो छायावाद का कौन सा कवि हो जाएगा, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरविंद के जीवन से, अरविंद दर्शन से यहाँ पे प्रभावित हैं। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इसमें से कौन सा पुस्तक है जो उनके जीवन पर आधारित है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा महामानव। ठाकुर प्रसाद सिद्ध द्वारा रचित है महामानव, प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नवगीत जो हमारा सिलेबस में लगा होता है ना, नवगीत, उसमें जो नवगीत विधा है उसमें ठाकुर प्रसाद सिंह का प्रमुख स्थान है और ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य की रचना की है। सुमित्रा नंदन पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा का वर्णन है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, अब कौन सा नहीं है इसमें, तो पल्लव, यहाँ देखते ही हमें समझ में आ रहा है किसकी रचना है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं। निहार, महादेवी वर्मा की रचना देख लेते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सब बातें मैंने आपको बताया है पहले ही। चलिए देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा भी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी। और सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक जो महात्मा गांधी के जीवन पर इन्होंने लिखा है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। किसको, पल्लव को, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा दर्शन होगा इसके अंदर, तो कौन सा दर्शन निहित है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं।
प्रतिभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा दर्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। महाकाव्य कामायनी के अंदर प्रत्यभिज्ञा दर्शन देखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, 1935 हो जाता है। और कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सारा डे आपको मैंने करवा दिया ये वाला, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला तो आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा ये क्वेश्चन। ये जो कविता है, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता है, उसी के अंदर बोला जाता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो पंक्ति है, तो ये तो सबको पता है, माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। और ये कविता जो है पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध है इनका। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ पंक्ति हम और देख लें, मैथिली शरण गुप्त का एक पंक्ति है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत खूब। तो ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। आगे हम देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। बिल्कुल सही बात कहा गया है इसमें, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किया गया है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का तो मैंने आपको याद आ गया होगा अभी ये देखते ही, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वो उथल पुथल कौन मचाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक तरह से आपको ये याद हो जाता है जब आप सुनते हैं। तो चीज़ों को ग्रहण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है या नहीं। छायावादी कवि इसमें से कौन नहीं है? तो देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, सुमित्रा नंदन पंत भी है, एक और कौन है? महादेवी वर्मा। ये चारों कौन है? ये वो छायावादी के स्तंभ कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन है? मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं। अब छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है वही हमें बताना है। तो देखिए, अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण बिल्कुल किया गया है यहाँ पे। काल्पनिक शरीर का काल्पनिक चित्रण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है छायावाद में। प्रकृति का चित्रण भी बहुत ज़्यादा है। प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम और अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदांत प्रेम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इतिवृत्तात्मकता राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता हमने कहाँ देखा था? तो द्विवेदी युग में देखा था। द्विवेदी युग में देखा था हमने। आपने अगर द्विवेदी युग मेरा नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। छायावाद की प्रवृत्ति पर अगर हम देखें तो व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर भी देखने को मिलता है, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास भी किया गया है और प्राकृतिक स्पंदन भी देखने को मिलता है। गीतात्मक मधुर वेदना, देखिए ये सब क्या है? प्रवृत्तियां हैं, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए। गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नवधारणा भी देखने को मिलती है। युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भर भर के देखा गया है। और स्वच्छंद कल्पना का अन्वेषण, नवनमेष भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, राम की शक्ति पूजा मैंने आपको बताया है 1936 ईस्वी। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब इनके बारे में कहा गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं पढ़ ही दूँ क्या? एक बार इसको भी पढ़ ही देती हूँ, आप सुन लो अच्छे से। राम की शक्ति पूजा किससे लिया गया है? बांग्ला रामायण कृतिवास रामायण से लिया गया है। और 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों की प्रस्तुति, यह लंबी कविता है, 1840 छंद है इसमें, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है, और परंतु इसे एक लंबी कविता कहा जाता है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है किसे? राम की शक्ति पूजा को। और नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। और रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। तो किसके अनुसार क्या है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, लोकायतन किस विधा की रचना है? तो ये देखिए क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और फिर ये हार्ड भी हो जाता है अगर हम इसके रचना
विधा को ना जाने तो ये हमारा प्रबंध काव्य है, ध्यान रखेंगे। लोकायतन, ठीक है, लोकायतन किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। यहाँ पे इनकी आप सभी रचनाओं को देख सकते हैं। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पूरा पुरस्कार करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरा पुरस्कार आपको करवाया है, जितना भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया, ये सब मैंने आपको करवा रखा है पहले से ही। तो जो छोटी छोटी मैं लेके आती हूँ अलग से जो चीज़ें, वो आप ज़रूर देखा कीजिए। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप जुड़ सकते हैं उसके लिए। चलते हैं आगे। तुलसीदास के रचनाकार इसमें बताना है कौन है, तो कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इतनी बार हमने इन सब चीज़ों को देख लिया है कि इसके लिए तो समय देना बिल्कुल व्यर्थ है। तो यहाँ पे देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और यह उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्य कृति 1938 में तुलसीदास रचा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो इनका जन्म बंगाल के महिसादल रियासत में 1899 में हुआ, और निधन कब हुआ? अक्टूबर 1961 में, दारागंज उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। चलते हैं आगे। ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है, नोट कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी नोट्स बन सकती है यहाँ से। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जितना भी रचना दिया हुआ है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है अनामिका है, और निराला का अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। ध्यान रखेंगे, सब डेट के साथ दिया हुआ है, इसको ज़रूर आप नोट कर लें। आगे चलते हैं। सुमेलित बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही। रामचरितमानस तुलसीदास की है, बिल्कुल सही। चिदम्बरा महादेव वर्मा की है, बिल्कुल नहीं, गलत है। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहली बार। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को मिला है हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, चिदम्बरा के लिए। ये बात भी ध्यान रखेंगे। चिता के फूल, राम वृक्ष बेनीपुरी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना इनको 1668 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? अब यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो निहार तो है, निहार इसी में है, रश्मि भी है, सांध्य गीत भी है। दीप शिखा इसमें नहीं है, ठीक है। तो दीप शिखा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप सब रचना देख सकते हैं इनका, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, और निधन 1987 में, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी रचनाएं ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताना है। कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, रचनाएं बहुत अच्छी थी इनकी। गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक प्रेम, देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका जीता जागता उदाहरण है झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी आप देख सकते हैं, ये झांसी रानी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है ये, ठीक है। उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ राष्ट्रीय भावना का ही चित्रण किया इन्होंने और कोई इनका शीर्षक है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनकी कविताओं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है, बिल्कुल सही है ये। सॉरी, ये इसमें क्यों टिक लगा रहे हैं हम, ये आपका सही है, ठीक है, ये वाला आपका सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत बोला है, यहाँ बताना है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इनके बारे में आप देख लीजिए, इनकी देश प्रेम से संबंधित इनकी विशेषताएं देख लीजिए, काव्य विशेषता क्या क्या है। तो इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरनी प्रवाहित है, बिल्कुल। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर्य की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया, ये भी। और इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। तो इस तरह की रचनाएं। अब यहाँ पे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछा जा रहा है,
एक जगह पे नहीं आएगा क्या? देखो यहाँ पे असंगत पूछ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हटा रहे हैं इसको, आप लोग ध्यान से देख लो एक बार, सभी पंक्ति एक साथ आपको दिख जाए इसलिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आपको बताना है, असंगत कौन सा है यानी गलत कौन सा है। तो कौन सा हमारा गलत हो जाएगा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य देवता हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी इनका बिल्कुल सही बोला गया है। इसके अलावा अगर हम देखें उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुन मथुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और क्या पूछा जा रहा है, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय कविताएं इन्होंने बहुत अच्छे से की है, इनको एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं इनके बारे में, ये देखते ही आपको गलत लगेगा। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इनके बारे में वही सब बात कही गई है। देखिए इनकी रचना है साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951, कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटनी 1943, ठीक है। चलते हैं आगे, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, ये भी आपका सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने देखा था कि महाभारत से लिया गया है, युद्ध और शांति का बात उसमें किया गया है, ये भी आपका नहीं होगा। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश दिखाया गया, ये भी आपका सही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे, ये सभी बात आप देख लीजिए, इस पर हमने बात कर लिया है। चलते हैं आगे। अब देखिए सुमेलित क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका देखा जाए तो पंक्ति दिया है और पंक्ति से रिलेटेड दिया है यहाँ पे, तो बिल्कुल अच्छे से हम करेंगे इसे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा उस पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, तो यह किसका है? यह है आपका सुमित्रा नंदन पंत का। कहाँ है पंत? अच्छा यहाँ है, सुमित्रा नंदन पंत का है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये तो सुनते ही अब आपको याद आ गया होगा कि बच्चे करते हैं उथल पुथल, यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा। और धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये किस में है? निराला में। और ये बहुत ही फेमस आपकी पंक्ति है, सरोज स्मृति से ली गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए सबकी रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, मैंने इसको छोटा कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। चलते हैं आगे चलते हैं। बहुत क्वेश्चन कर लिया आज तो हमने, देखते ही देखते। अच्छा ये हम आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही कथन जो नहीं है वो बताना है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है, तो ये आपका सही है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत और पहला शोक गीत भी है, तो बी भी आपका बिल्कुल सही है। और राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, ये भी आपका सही है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस, समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।